हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे वन जो चैप्टर है हमारा डिजिबिलिटी, उसके जो एग्जाम्पल है 1.3 के 4 to 6 वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आप सोचते होगे कि मैम एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल तुम कर सकते हो, सिर्फ वो रटा होता है। ठीक है। जब हम समझाते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं और हमें एक बार में ये वो चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है। फिर हमें ये एग्जाम में याद रहता है कि हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है। और एक बात और बता दूं कि एग्जाम्पल जो है पेपर में 90% आते हैं। 10% जो होता है वो पेपर जो है वो आपका बुक में से या फिर कहीं और से भी दे दिया जाए। वैसे आता नहीं है, कहीं और से कोई एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज तो नहीं आता। एक्सरसाइज में से आ जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप एक्सरसाइज को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल जरूर मस्ट नीड है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। सो दैट देयर आर द इनफाइनाइटली मैनी प्राइम ऑफ फॉर्म 6n+5। इसने बोला कि बहुत सारे जो प्राइम्स है वो 6n+5 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बहुत सारे जो प्राइम्स है वो 6n+5 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो हमें बताना है। कैसे? हमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था वो हमने किया था कि बहुत सारे जो प्राइम है, इनफाइनाइटी जो मैनी प्राइम्स है, उसको हम 4n+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सारे मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसको मैं 4n+3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और अब जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्राइम है जिसको मैं 6n+5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन करना है। कैसे? हमें क्वेश्चन का तरीका पैटर्न सेम है, बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ और सिर्फ 6n+5 जो है वो बदला है। ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, हमें लेट, इसमें n चाहिएगा तो मैं क्या करूंगी, लेट ही करूंगी कि लेट जो मैंने n माना है वो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है। और एक बात और बता दूं, मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी क्या कहा था, अगर इनफाइनाइटी वाली चीज हमें प्रूव करनी है तो मैं फाइनाइट लेके चलती हूँ। पहले मैं ये लेके चलती हूँ कि मेरी ये जो टर्म्स है वो फाइनाइट है, मतलब 6n+5 की जो फॉर्म है, मेरे पास कुछ ऐसे इंटीजर, कुछ ऐसे नंबर है जो 6n+5 की है और वो फाइनाइट है। ठीक है। मान लीजिए, मैं एक बार आपको सोच के थोड़ा सा बताती हूँ। अगर लास्ट में 5 है ना, ठीक है, अब देखिए 6n+5 है, यहाँ पर मैं 0 रख देती हूँ। 0 रख दिया तो कितना बच गया, 5। फिर अगर 1 रखती हूँ तो ये 11, 2 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 17, ऐस ऑन एज। और मान लीजिए यहाँ पर कोई इंटीजर मान लिया, कोई भी नंबर मान लिया जो कि लास्ट वाला नंबर है, कि इतने ही नंबर इसकी फॉर्म में है, ऐसा मैं मान लेती हूँ कि इतने ही नंबर इसकी फॉर्म में, लास्ट वाला नंबर मुझे पता नहीं है, मैंने लेट कर लिया कि क्या वो एक ऐसा नंबर है जो इसका ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है जो इसकी फॉर्म बनाता है। मेरी बात क्लियर होगी, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है जो इसकी फॉर्म मेरी बनाता है। अगर मैं फाइनाइट लेके चलूँ, ठीक है, और फिर ऐसी कोई टर्म्स आ जाए कि क्यू फाइनाइट, क्यू न होकर इसके आगे भी नंबर्स आ रहे हैं जो कि मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या तो मेरी जो एज्यूम्पशन थी, जो कि मैं लेके चली थी कि दिस इज अ फाइनाइट, वो मेरी क्या हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है, कंट्राडिक्शन आ सकती है। कंट्राडिक्शन आती है, हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं लेट कर लेती हूँ। मुझे वही लेट करना है कि लेट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ फॉर्म 6n+5 बी फाइनाइट। वो क्या है, फाइनाइट है। 6n+5 जो वो फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है, लेट क्या वो बी द ग्रेटेस्ट प्राइम ऑफ दिस टाइप। ठीक है, कि मैंने क्या मान लिया जो कि मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम ऑफ दिस टाइप का कोई ग्रेटेस्ट है। ठीक है। अगर वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है तो जो मैंने लेट किया था बेटा, फाइनाइट प्राइम्स जो है
फाइनाइट प्राइम्स ऑफ फॉर्म 6n+5 के, वो मैं क्या मान लूँगी, जैसे कि 0 पुट किया, 5 आया, 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, इस तरीके से। तो ये क्यू जो है वो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, तो लास्ट में आ जाएगा 5, 11, 17 ऐसे होने करके क्यू तक ऐसे आ गए, जो कि मेरी इस फॉर्म को शो करते हैं। ठीक है, और मैंने लेट कर लिया कि ये कोई फॉर्म मेरी जो है वो ए के इक्वल है, 5, 11, 17 और क्यू। ठीक है, ये कोमा कोमा लगा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसका प्रोडक्ट ले लिया। क्या ले लिया मैंने? प्रोडक्ट ले लिया कि a इज इक्वल टू में 5 मल्टीप्लीकेशन 11, 17, ये क्या है, बी द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आपको याद आया कि अगर इस तरीके से कोई बात आती थी, हमने पहले भी किया है, एक थ्योरम मेरे पास आई थी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ अगर प्राइम्स का आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अगर आता है तो वो क्या होता है मेरा। पीछे एक थ्योरम आई थी, आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अगर आ जाए तो देखो ये था, एवरी नंबर n ग्रेटर 1 कब हो सकता है, जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आए, तो अगर प्रोडक्ट अगर प्राइम्स है तो इट मीन्स क्या है कि ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स अगर है तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, मैं लेट कर लेती हूँ, लेट बी इज इक्वल टू में मैंने कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, लेट बी जो है बी कंसीडर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू में 6a-1। सिर्फ और सिर्फ वो जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग है ये, कि हम अगर ऐसे होता है तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, b इज इक्वल टू में 6a-1। अब आप पूछोगे कि आपने ये ऐसे क्यों लिखा 6a-1। ठीक है, 6a-1 ही क्यों लिखा, देखो हमने ये इसलिए लिखा कि मैंने क्या माना, b जो है वो हमें किस तरीके से कंसीडर करना है। अगर आपसे पीछे जो क्वेश्चन था उसमें था कि 4n+5 था या 3 था शायद, ठीक है, तो हमने 4n-1 माना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 6n+5 है तो हम 6a-1 जो है वो b की वैल्यू लेके चलेंगे, मतलब लेके यही चलनी है 6a-1। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी एक लॉजिक था। आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि पीछे कि अगर ओड प्राइम्स हो, चलो इतनी गहराई में नहीं जाते, सिर्फ हम यही करते हैं कि अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो आपको 6a-1 लेट करना बेटा, बस ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि 6a क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 6a है। अगर 4a क्यों लेते, अगर 4a होता। ठीक है, -1 आपको हर केस में लेना है। ठीक है, अब ये जो आया है ना 6a, देखो 6a यहाँ और 6n यहाँ, 6a यहाँ, 6 तो सेम है ना। ठीक है, तो ये जो आया है ना ये इसकी फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे 6a-1 इज इन द फॉर्म ऑफ 6n+5। तो ये b जो है वो क्या होगा, ग्रेटर 1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि b ग्रेटर कब होता है 1 से, जब हम इसकी टर्म्स को एज ए प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें आपको एक बात और बता दूं कि अब ये b जो है b इज इक्वल टू में मैं लेट कर लेती हूँ। हमने एक थ्योरम की थी, फंडामेंटल थ्योरम की, b इज इक्वल टू में मैंने लेट कर लिया कि p1 p2 और pk आ गया। ठीक है, pk आ गया, मतलब b इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, लेट कर लिया। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है तो b इज इक्वल टू में आपके पास 6a-1 था, ये ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, ये टर्म्स क्यों आई है, पता है ये टर्म्स क्यों आई है, क्योंकि मैंने ये किया, अगर b ग्रेटर 1 है ना, b ग्रेटर 1 है तो हमारी पीछे की टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर n ग्रेटर 1 था तो वो क्या था कि b की वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स के बराबर होती है। तो b की वैल्यू ग्रेटर 1 है तो वो किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स के बराबर होगी। अब देखो, एक b की वैल्यू मेरी यहाँ ये आ चुकी है, एक b की वैल्यू मेरे पास ये है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6a-1 मेरे पास इस
इसके इक्वल आ जाएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो मैं यहाँ क्या कहूँगी कि b इज इक्वल टू में 6a माइनस 1, ये क्या है मेरे पास? ओड है। ये क्या है? ओड। अब ओड कैसे है? आप कुछ भी रख के देख लो, हमेशा ये ओड आएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर 2 कैन नॉट बी, कैन, अगर ये ओड है तो यहाँ पर कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ बी, फैक्टर ऑफ बी। तो अगर ये ओड है तो यहाँ किसी भी हालत में 2 जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अगर 2 नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं एक बात और बता दूं, देखो 2 जो है वो इसका कभी भी बी के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि 2 अगर 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना, तो उस 6 को अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो उसमें से अगर एक घट जाएगा तो 2 उसको डिवाइड नहीं करेगा। कैसे? मान लो 4 जो है, 4 को 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ 4 माइनस 1, तो क्या उसको वो डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसलिए ये 2 जो है इसका कभी भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम 3 पर जाते हैं। तो 3 जो है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो उसका अगर मैं एक कम कर दूं, क्या वो उसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। सेम वही प्रोसीजर है। आल्सो 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ बी। इसी तरीके से 3 जो है वो बी का भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है बिकॉज आप लगाकर 3 जो है वो डिवाइड किसको करता है? 6a को। इट मीन्स क्या है? 3 डिवाइड 6a माइनस 1 क्या करेगा? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है कि अगर वो 6a को डिवाइड करे तो उसमें से एक कम कर दिया जाए तो उसको भी डिवाइड करे। इसीलिए मैंने कह दिया कि 3 भी एक फैक्टर नहीं है। तो दोनों ही फैक्टर नहीं है, तो नन ऑफ, आप लिख सकते हो नन ऑफ प्राइम्स, नन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 2 और 3, कि ना तो 2 फैक्टर है और ना ही 3 फैक्टर है। ठीक है, हैंस अतः ईच प्राइम फैक्टर ऑफ बी, मतलब बी के जितने भी फैक्टर है, फैक्टर ऑफ बी, फैक्टर ऑफ बी जो है वो ग्रेटर होगा 3 से। मतलब 3 से बड़े ही फैक्टर मिलेंगे इसके, ना तो 2 मिलेगा ना 3 मिलेगा। ठीक है, तो 3 से बड़े फैक्टर मिलेंगे। देन ईच प्राइम P1 P2 P3 as on as Pk is of form 6n plus 1 या फिर 6n plus 5। ऐसा क्यों आया? ठीक है, इसने बोला या तो ये 6n plus 1 का फैक्टर होगा या फिर 6n plus 5 होगा इसका फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? प्राइम्स है। अगर प्राइम्स होते हैं तो कंडीशन जो है वो हमारी 2 आ सकती है, कि एक तो ये 6n plus 1 का हो सकता है और एक 6n plus 5 का हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, 0 पुट किया तो क्या आया? 1 आया। अगर मैंने 2 पुट किया तो ये कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, मतलब, और उसके बाद अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो ये क्या है? यहाँ 0 पुट करूंगी तो 5 आया, 2 पुट किया तो अलग ही आ रहे हैं। तो ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन एक बात और बता दूं, ये फॉर्म लिखी जा सकती है, पर यह क्या सेटिस्फाई कर रही है? अभी मैंने देखा, अगर मैं यहाँ 0 रखती हूँ तो यहाँ पर 1 आ रहा है, लेकिन इसने क्या बोला कि जितने भी प्राइम्स है ना वो ग्रेटर होने चाहिए 3 से। ठीक है, इसमें तो ग्रेटर आ रहा है, अगर मैं 0 रख रही हूँ तो 5 आ रहा है, लेकिन इसमें ग्रेटर नहीं आ रहा। तो ये वाला जो है वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? ऑल प्राइम्स P1 P2 P3 Pk कैन नॉट बी प्राइम्स ऑफ फॉर्म 6n plus 1। बिकॉज आपको यहाँ रीजन लिखना है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ फॉर्म 6n plus 1 इज अगेन, ये लाइन आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगेन
ऑफ द फॉर्म 6n+1। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू में 6a-1 जो है वो इज ओनली फॉर्म ऑफ 6n+5। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आते हैं अब हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे अब हम कर रहे हैं 6n+1 के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि लेट कर लूँ, अगर मैं लेट p जो है p बी द फॉर्म ऑफ 6n+5। ठीक है, मैंने मान लिया कि p जो है वो 6n+5 की फॉर्म है। ठीक है, जैसे b है वैसे ही है, p जो है वो कोई प्राइम नंबर है जो 6n+5 की फॉर्म है। ठीक है, अगर p 6n+5 की फॉर्म है और b भी 6n+5 की फॉर्म है तो p जो है वो b को डिवाइड करेगा। p जो है वो किसको डिवाइड करेगा? b को डिवाइड करेगा। और b की वैल्यू मेरे पास क्या है? मैंने b की वैल्यू क्या ले रखी थी? 6a-1 ले रखी थी ना, 6a-1। तो मैंने यहाँ पर b की वैल्यू 6a-1 ली हुई थी, तो मैं वो यहाँ रख सकती हूँ 6a-1। उससे पहले अगर p प्राइम है, p अगर प्राइम है तो या तो वो p प्राइम है जो कि b को डिवाइड करता है। आपको पता है कि b की वैल्यू, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेट p बी द फॉर्म ऑफ द 6n+ एंड फैक्टर ऑफ b। ये b का फैक्टर है, p जो है वो b का फैक्टर है। अगर p जो है b का फैक्टर है तो p जो है वो b को डिवाइड करेगा। ठीक है, आपको पता है कि p जो है वो कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि p जो है वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर होता है बेटा, तो प्राइम नंबर जो होता है वो या तो p से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। सिर्फ दो चीज़ों से होता है। ठीक है, p जो है या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। अगर p 1 से डिवाइड है, p 1 को डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है p को, तो आपको पता है यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b प्लस में 6a इज इक्वल टू में 1 हो जाएगी। नहीं, गलत ले लिया मैंने, ये 1 इधर आ जाएगा तो 6a माइनस का b हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू में 6a माइनस का b मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, 6a माइनस का b जो है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब आपके पास ये आ गया कि p जो है वो 6a-b को डिवाइड करता है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि p जो है वो 6a-b को डिवाइड करता है, क्या ये पॉसिबल है? इसने तो ये इंटीजर दे दिया, अब a कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी तक टर्म्स चल सकती है आपकी। अगर यहाँ पर फिक्स होता ना कुछ भी तो वो फाइनाइट रह जाता, लेकिन यहाँ पर तो a और b दे दिया, p a और b दे दिया, तो मतलब बहुत सारी टर्म्स है जो कि मुझे भी नहीं पता, मैं काउंट भी नहीं कर सकती, जो कि क्या आ गया, मेरा कंट्राडिक्शन आ गया कि ये जो कह रहा था कि ये फाइनाइट है, तो ये तो भाई फाइनाइट किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज द नॉट पॉसिबल। जो हमने लेके चले थे फाइनाइट, ये किसी भी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ही 5th, वो बिल्कुल ईजी है। बस यही 2 क्वेश्चन ऐसे थे थोड़े से जिसमें हमें थोड़ा लंबा टाइम लगा, करना भी ज़रूरी था क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बिल्कुल सेम टू सेम। अगर एक भी आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सेकंड जो है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, तो उसको देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें मैथ के अंदर तो स्पेशली एज्यूम ही करके चलनी पड़ती हैं। शो दैट √2 इज नॉट रेशनल नंबर। इसने क्या बोला कि शो दैट √2 जो है वो कोई रेशनल नंबर नहीं है। आपने 10th में पढ़ा था ना, √2 के लिए आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, ये कैसे है वो निकालते थे ना, आप ग्राफ पे बनाते थे 10th में। अब आपको थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना, चीज़ वही, बस सोच नहीं। तो देखिए क्या हुआ, शो दैट √2 इज ए नॉट रेशनल नंबर। मतलब इसने क्या बोला क्वेश्चन 5th में कि √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये तो हमें पता ही है कि √2 जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये कैसे होता है वो हमें बताना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट √2 रेशनल है, रेशनल नंबर है।
अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म किसके लिए होती थी? रेशनल नंबर के लिए होती थी, तो हम उसको उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट टू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी, मतलब पी अपॉन क्या लिख लो चाहे ए अपॉन बी लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर वेयर ए एंड बी जो है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव, ठीक है। अब आपकी बात एक और होती थी रेशनल नंबर में कि ये जो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म लेते हो ना, इनका जो जीसीडी है ना वो 1 के बराबर आना चाहिए। क्यों? अगर जीसीडी 1 नहीं आएगा तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो जीसीडी जो है वो शुड भी 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ 16 ले लिया या 4 ले लिया और आपको ये रेशनल नंबर है, नहीं, पहले इसको कंप्लीट सोल्व करो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 4 और 1 आ गया। अब देखो इन दोनों का जीसीडी 1 मिलेगा, तभी आप उसको रेशनल नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया जीसीडी। अगर ये ऐसे है और आपके पास रूट टू इज इक्वल टू में अब ए अपॉन बी, अगर मैं रूट टू हटा दूं तो स्केयरिंग कर देती हूँ बोथ साइड, स्केयरिंग करने पर बोथ साइड तो ये कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू में ए का स्केयर अपॉन में बी का स्केयर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का स्केयर, ठीक है। इज इक्वल टू में 2 वहाँ चला जाएगा तो 2 हो गया ये बी का स्केयर। अगर मैं ए का स्केयर है इसको 2b करके और b कर दूं तो क्या होगा? आप तब अगर मैं इसके नीचे a का स्केयर के नीचे b ले आऊंगी और 2b यहीं रहने दूंगी तो ये क्या है कि a का स्केयर को b कंप्लीटली डिवाइड करता है। b जो है वो a का स्केयर को क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि b डिवाइड करेगा a का स्केयर को, ठीक है। b जो है वो a का स्केयर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर मैं b की वैल्यू मान लेती हूँ, b की वैल्यू तो ग्रेटर 1 है, अगर b इसको डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू उसकी होगी। b की वैल्यू क्या है? ग्रेटर 1 है। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम हमारी क्या कहती है? फंडामेंटल जो पीछे हमने की थी कि अगर ऐसे ग्रेटर 1 आ जाए तो वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। कोई भी एक या दो जितने भी है ना उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। एटलीस्ट 1 प्राइम्स होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। एटलीस्ट कम से कम एक प्राइम होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बी ग्रेटर 1 से बाय फंडामेंटल थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 प्राइम्स पी, ठीक है। कोई एक प्राइम्स है p विच डिवाइड b, विच जो कि डिवाइड्स करेगा b को, ठीक है। तो मतलब p जो डिवाइड करेगा b को, ठीक है। p जो है वो डिवाइड करेगा b को। आपको पता है कि b की जगह पर मेरा क्या आ सकता है? तो आल्सो फ्रॉम इस इक्वेशन b जो है वो a स्केयर, पहले से पता है मुझे ये वाली चीज मुझे पहले से ही पता थी। अगर p b को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर p b को डिवाइड करता है तो मैं यहां लिख सकती हूं कि p जो है वो a का स्केयर को भी डिवाइड करेगा। क्यों? देखो क्यों, b a का स्केयर को डिवाइड करता है और p इसको डिवाइड करता है तो p a का स्केयर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। p a का स्केयर को, अगर p a स्केयर को डिवाइड कर सकता है मतलब अगर वो 2 का स्केयर है p डिवाइड कर रहा है तो p 2 को भी डिवाइड करेगा। तो मैं लिख सकती हूँ p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। p जो है वो अकेले a को भी करेगा। आपको पता है a और b, अब देखो p a b को भी डिवाइड करता है, p a को भी डिवाइड करता है, तो इट मीन्स p a को भी डिवाइड कर रहा है, p b को भी डिवाइड करना है, तो मतलब इन दोनों को ये डिवाइड कर रहा है, तो इनका जीसीडी कभी भी 1 नहीं होगा। इनका जीसीडी कभी भी 1 नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए p डिवाइड करता है a को, 4 है, p डिवाइड करता है इसको, तो इनका जीसीडी 1 कैसे हो सकता है? कभी भी 1 नहीं हो सकता। 4 और 6 का जीसीडी कुछ और ही मिलेगा। p से या तो बराबर मिलेगा या तो वो सेम मिलेगा, ठीक है, या फिर उससे बड़ा मिलेगा। p की वैल्यू जो है इनके जीसीडी के या तो बराबर, मान लीजिए इनका जीसीडी क्या है वो है 2, या तो वो 2 मिलेगा
या फिर 2 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे। देखिए 2 और 4 है, मान लीजिए आपने यहाँ रफ काम कर रही है, यहाँ p डिवाइड करता है 4 को और p डिवाइड करता है 6 को, तो इन दोनों का GCD जो है क्या वो आपको 1 मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, अब इनका GCD या तो 2 हो सकता है, या तो p की वैल्यू भी 2 हो सकती है, या फिर p की वैल्यू 2 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो यही बात इसने कही है कि a और b जो है इनका GCD या तो ग्रेटर p होगा या फिर इक्वल p होगा। लेकिन हम लेके क्या चले थे? हमने एज्यूम क्या किया था? बट वी हैव एज्यूम्ड, हमने गलत एज्यूम किया, एज्यूम्ड दैट ए बी का GCD 1 है। ये तो हमारा गलत हो गया, मतलब जो चीज़ मैं लेके चली थी वो गलत प्रूफ हो गई। अगर गलत प्रूफ हो गई कि ये रेशनल नंबर है, ए बी का GCD 1 है, तो वो भी मेरा गलत प्रूफ हो गया। इट मीन्स ये क्या है? रेशनल नंबर न होकर ये क्या हो गया? हमारा इरेशनल नंबर है। बस यही हमें प्रूफ करना। ठीक है, आई होप सबको समझ आया हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th एग्जाम्पल, उसमें क्या दिया हो? इफ 2 की पावर n प्लस 1 इज ए ओड प्राइम्स देन सो दैट n इज ए पावर ऑफ 2। इसने बोला कि 2 की पावर n प्लस 1 इज एन ओड प्राइम। ये जो है ना, ये पूरा इसके जितने भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि मान लीजिए आपने 2 की पावर 0 रख दी तो ये 1 और 1 2 आ गया, 2 की पावर 1 रख दी तो ये 3 आ गया। ये जितनी भी चीज़ देगा ना वो सारी ओड प्राइम्स नंबर देगा। ठीक है, शो दैट, हमें ये बताना है कि n इज ए पावर ऑफ 2। हमें ये बताना है कि n जो है ना वो पावर है किसकी? 2 की। ये मुझे शो करना है कि n जो है वो क्या है? पावर है 2 की। 2 की पावर है ना n। ठीक है, ये बताना है। कैसे करेंगे? तो देखिए वही मैं अगर उल्टा लेके चलूँ, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में लेट कर लेती हूँ 2 इज नोट, नहीं n इज नोट पावर ऑफ 2। मैंने लेट कर लिया पावर ऑफ 2 की। n जो है वो पावर ही नहीं है 2 की। अगर n पावर नहीं है 2 की तो मेरे पास जो n है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, मैंने मान लिया कि 2 की पावर m है और उसके अंदर कोई q है। ठीक है, वेयर, जहाँ पर q इज ओड नंबर है। q क्या है? ओड नंबर है जो कि ग्रेटर है 1 से, और m की वैल्यू भी ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो सकती है, मतलब बड़ी हो सकती है। नेगेटिव मत लेना, बस ये बात ध्यान रखना। 0 भी हो सकती है, उसके बाद कुछ भी हो सकती है। ये मैंने लेट कर लिया। आपको पहले ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 की पावर n प्लस 1 गिवन है। मैं n की जगह पर इसकी पावर, मैं n तो ले ही नहीं सकती ना, क्योंकि उसने मना किया कि n पावर होनी नहीं चाहिए 2 की। तो मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर 2 की पावर m इंटू में q ले लिया और प्लस में 1 है। ठीक है, अब क्या करें? सोचो कि अगर हमने ऐसा किया है, मैं इसको पूरे को कुछ और मान लूँ ताकि मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सोल्व हो जाए। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया a इज इक्वल टू में 2 की पावर m, तो यहाँ पर रख दिया मैंने, तो a क्या हो प्लस 1 हो गया मेरा। ठीक है, a क्या हो प्लस 1, तो यहाँ पर a, अब a की क्या हो प्लस 1 की क्या हो कर दो तो भी 1 ही आना है, चाहे कैसे भी कर लो वो तो 1 ही आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो ये सारा पंगा मैंने क्यों किया है वो बताती हूँ। अब आपको पता है, आपको मैंने एक बार बताया था 1 प्लस में x की पावर n है, इसको खोलने का तरीका बताया था। तो इसको कैसे खोलेंगे हम पहले इन दोनों को बाहर ले लेते हैं, a प्लस 1। याद रखने का तरीका मैं शॉर्ट दिमाग से बता रही हूँ कि आपको ऐसे याद रहेगा। ये a प्लस 1 ले लेना, पहले पावर लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस फॉर्म में भी होता तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, a प्लस 1 x प्लस 1। अब क्या करेंगे? पहले वाले को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब 1 सेम। अब जो a है उसकी एक 1 सेम है ना, इसकी पावर 1 कम करते जाओ, क्या हो -1। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा a की पावर क्या हो -2। ठीक है, फिर यहाँ पर a की पावर क्या हो -3, एक कम करते जाओ। और एक बात और बताऊँ, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस,
इस तरीके से करते जाना है और लास्ट में 1 लेके आना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसमें से एक एक कम करते जा रहे हो पावर में से, एक ही पावर में से, तो लास्ट में पावर जो वो 0 बच जाएगी, जो कि 1 के बराबर होती है, तो 1 आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि a+1 और इनटू में ये ले लिया। a+1 किसके बराबर था मेरे पास? देखो हमने a को क्या माना था? इसके बराबर, तो 2 इंटू में 2 की पावर m जो है वो +1, ये ग्रेटर 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 तो ऐड है इसके अंदर। अगर मैं ये वाली वैल्यू रख दूं यहाँ पर, तो क्या क्वेश्चन मेरा सोल्व हो सकता है? ठीक है, अब देखो a+1 जो है वो भी ग्रेटर 1 हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर 1 है तो a+1 भी ग्रेटर 1 है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐड है 1। ये भी 1 से बड़ा मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा वो 1 से बड़ा मिलेगा। अब मैं इसको और देखती हूँ, ये क्या है? 1 से बड़ा मिलेगा तो मान लीजिए कि a+1 लेट कर लिया कि 2 है, ये रफ बता रही हूँ 2 है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको देख लूँ, इसको अगर मैं देखूँ तो ये अगर मैं लूँ a की पावर q-1 माइनस में a की पावर q-2 ऐस ऑन एज अगर करती हूँ तो a का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस a आएगा, फिर +1 आएगा, मतलब पावर कम होती जा रही है, तो a का स्क्वायर आया, फिर a आया, फिर a की 0 आया, इस तरीके से आ रहा है। अब देखो, आप खुद देखो, अगर हम इस तरीके से लेते हैं, मैंने क्या लिया था? कोई ओड नंबर है, क्या है? कोई ओड नंबर है, मतलब ये ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर है तो ये 1 है या 3 है, इस तरीके से मिलेगा, ये 1 और ये 3 मिलेगा। ठीक है, आप खुद देख लीजिए कि अगर ये चीज ऐसी है, इतना भी गहराई से सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देख लो कि इसके अंदर 1 ऐड है, 1 ऐड है, तो इसका भी जो भी टोटल मिलेगा मुझे इसको सोल्व करने के बाद, वो भी क्या होगा? ग्रेटर 1 होगा। ग्रेटर 1 होगा तो इट मीन्स a की पावर q-1, a की पावर q-2 और a का स्क्वायर माइनस a+1 इज आल्सो ग्रेटर 1। इट मीन्स 2 के बराबर हो सकता है, लेट कर लिया, हो सकता है। तो दोनों ही मेरे पास 2 की पावर n+1 इज इक्वल टू में a+1 और a की पावर q-1, a की पावर q-2 एस ऑन एज +1, दोनों में जो कि एक एक नंबर ऐड है, ये भी ग्रेटर 1 और ये भी ग्रेटर 1। कुछ भी हो सकता है, वो एज्यूम अगर मैं करूँ यहाँ पर, यहाँ नहीं लिखूंगी मैं, एज्यूम अगर करूँ तो वो 2 हो सकता है। तो 2 इंटू 2 अगर होगा तो वो क्या देगा मुझे? क्या ओड नंबर देगा? वो क्या देगा? वो मुझे क्या देगा? कोई ना कोई कंपोजिट नंबर दे रहा है। वो क्या दे रहा है मुझे? कोई ना कोई कंपोजिट नंबर दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी कि 2 की पावर n+1, मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर ग्रेटर देन 1, तो 2 की पावर n+1 इज कंपोजिट। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? कंपोजिट हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास? कंपोजिट हो गया। लेकिन मैं क्या लेके चली थी कि ये तो मेरा क्या है, मैंने कंपोजिट ले लिया, लेकिन मैं तो उल्टा लेके चली थी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर n+1 इज ए कंपोजिट। तो ये तो गलत आ गया, मैंने इसको ओड माना था। मैंने इसको क्या माना था? ओड माना था। मैंने क्या माना था कि ये जो है वो मेरे पास क्या, वेयर क्या हुई जे ओड। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अवर एजम्पशन इज ए रोंग, देन q+1 इज ओड प्राइम, wrong assumption. Then we say that n is power of 2। n क्या है? ये पावर ऑफ 2। ठीक है, इतना ही हमें क्वेश्चन करना है। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।